मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने सेकंड चैप्टर को कर लिया है, सभी को समझ में आ गया होगा। जिसने ये नहीं करके देखे वो सारे सम अपने बेटा निकाल के देखें, ठीक है। हर एक सम को बार बार निकाल के देखें, जब आपका क्लियर हो जाए तब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मीन्स क्या मतलब है इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम यहाँ पर लेंगे लीनियर इक्वेशन का पेयर। पेयर मतलब उसका जोड़ा। अब लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था पिछले सेकंड चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। वहाँ पे हमने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर नाम आया है लीनियर इक्वेशन का। तो पहली बात वो इक्वेशन होनी चाहिए, ऊपर से वो कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का कोई एग्जाम्पल दें तो क्या हो जाएगा? ये है हमारी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, वैसी इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन हमें 2 मिलेंगी, उनका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मिलेंगी। जैसे यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं, कहीं पर भी जो भी हम इक्वेशन लेंगे उसमें हमारे 2 वेरिएबल मिलेंगे। मतलब एक लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल के अंदर है, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी बुक में अलग अलग मेथड हमें दे रखे हैं। क्या क्या मेथड है देखिए उनको। फर्स्ट मेथड है आपका लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन। ग्राफिकली हम इन इक्वेशंस को सोल्व करें। पहले हम उनको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने के बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद हम ग्राफ से उनका सॉल्यूशन बता सकते हैं। फिर है हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तब मैं आपका इसका बेसिक सारा करवाऊंगी। थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन। तो हम पहले ग्राफ के द्वारा इक्वेशंस को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में हम उनको ग्राफिकली करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ ये करेंगे तो अपनी बुक खोल लीजिएगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट के सम है बेटा वो यहाँ पर लिखने का ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए मैं बुक में से कर रही हूँ। आप अपनी बुक को खोल के क्वेश्चन नंबर पढ़ के और फिर मेरे साथ यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। जितने साल की तुम थी तब, मतलब 7 साल पहले बेटी जितने साल की थी, फादर उससे 7 times बड़ा था। Also 3 years from now, 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल के बाद बेटी जितने साल की होगी उसके थ्राइस के इक्वल उसके फादर की एज हो जाएगी। रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली का यहाँ पे दूसरा नाम भी होता है बेटा ज्योमेट्रिकली। अगर आपसे ये कह देते कि लीनियर इक्वेशन है इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, मीन्स क्या है उसका कि उसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्राइकली का मतलब है कि जो हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये है हमारा एल्जेब्राइक फॉर्म। फिर उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो वो हो जाएगी उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमें निकालनी है आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज। तो हम उनकी मान के चलेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ मान के चलोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की मान ली, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की भी हम मान के चलेंगे और ये हमने मान ली यहाँ पे y। क्योंकि हम 2 वेरिएबल में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटर की x मान ली और फादर की दूसरे वेरिएबल y में हमने इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है 7 years ago। तो 7 years ago फादर हो जाएगा y - 7 years का, डॉटर हो जाएगी x -
7 ईयर्स के, 7 साल पहले है तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से वो ईयर यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था कि फादर 7 साल पहले बेटी के एज के 7 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये है बेटी की एज, डॉटर की एज का 7 टाइम्स कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगी? ये फादर की एज जो 7 साल पहले थी उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन के आएगी हमारी, 7 को भी मैं उधर लेके गई +7 और ये बन के आ गई हमारी इक्वेशन। ये मैंने सिर्फ y इक्वल टू में रखा है, ये क्यों रखा है ये मैं आगे बताऊंगी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अपनी बना ली। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने 3 साल बाद की कहा है। तो 3 साल बाद फादर हो जाएगा y + 3 ईयर्स का और बेटी की एज हो जाएगी x + 3। अब इन दोनों की एज को इक्वल करना है तो उसने कंडीशन में क्या कहा है? कंडीशन में उसने कहा कि 3 साल बाद डॉटर की जो एज होगी उसके थ्राइस के इक्वल फादर की एज होगी। तो बेटी की एज का कर दिया हमने थ्राइस, तो ये इक्वल हो गया फादर की एज की। तो यहाँ से फिर से इसको कैलकुलेट करो और यहाँ पे हमने बना दी अपनी इक्वेशन। ये बन के आ जाएगी हमारी +6, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हमने पहली क्लासेज में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे करते हैं? हम इन दोनों की बनाते हैं पहले टेबल। तो आप सेकंड के लिए भी मिनिमम 3 वैल्यूज पे एक्स वाई के लिए टेबल बनाओगे, सेम आप यहाँ करोगे। अब यहाँ पर आप देखो जो भी हमारी इक्वेशन होती है जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर एक वेरिएबल रखते हैं और बाकी सारा हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा है y, यहाँ है राइट हैंड साइड में है मेरा x वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करते हुए जाऊंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो यहाँ पर x की वैल्यूज जो मर्जी आपकी वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 पुट किया, 0 यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 1 करोगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर जब 2 पुट करोगे तो 2 3 जा 6 + 6 हो जाएगा 12। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बन गया है। सिमिलरली आप फर्स्ट के लिए भी इसको टेबल बना लोगे और फिर ग्राफ पे, जैसा कि सभी को ग्राफ पे प्लॉट करना आता है, हम क्या करेंगे? जैसे मैं इसको प्लॉट करके दिखा देती हूँ, सिमिलरली आप उसके लिए भी खुद कर लेंगे। यहाँ पे है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो जब हम प्लेन को ऐसे x एक्सिस y एक्सिस क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड होती है, ये y और ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस होती है। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो हमारी होती है ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स यहाँ पे 0 0 होती है, दोनों x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब आपको x के ऊपर देखो, x की जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है वो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 2। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम मैक्सिमम लेंगे 2 तक। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 12 तक, तो ये हम लेंगे यहाँ 12 तक। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x एक्सिस पे लेना है 0 और y एक्सिस पे लेना है 6। तो x एक्सिस पे ले रहा है 0 और जो y पे कहीं पे जहाँ 6 होगा, देखो यहाँ 0 0 से ऊपर जाओगे और 6 के सामने, तो जो ये पॉइंट आएगा ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 6। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप साथ में लिखोगे। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, आपको हम पहले भी बता चुके हैं पिछली क्लासेज में कि x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y एक्सिस के ऊपर होती है। तो जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आया सबको? सिमिलरली आप जो बाकी के पॉइंट है 1 9, तो यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे कहीं 9 होगा तो 1 के ऊपर जाओ, 9 के सामने जाओगे। आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि आपको सबको ये आता है। तो डायरेक्टली 1 से ऊपर और 9 के सामने आप जाओगे, ये आ जाएगा 1 9 आ जाएगा। सेम आप करोगे 2 12, तो ये रहा 2 और ये रहा 12, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 2 12। जब आप ये कोऑर्डिनेट लिखते हो, जैसे कि आप सभी को पहले से भी पता है कि पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है। तो x की वैल्यू पहले लिखोगे, y की वैल्यू बाद में लिखोगे।
जब आपके ये तीनों आप बना दो तो इनको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारी इस लाइन की क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन की क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेम आप इसको करोगे, सभी को समझ में आ गया? तो आप इन सभी को ग्राफ पे बनाओगे अपने आप ही, ठीक है? तो ठीक, अगला सम लेते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹300। उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं 3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। फिर उसने 1 बैट और 3 बॉल और खरीदी हैं फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, दोनों को हमने साथ में मान लिया। 1 बैट की कॉस्ट मान ली हमने यहाँ पे x और 1 बॉल की मान ली यहाँ पे y कॉस्ट। अब जो जितनी उसने खरीदी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन बना देंगे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगी, फर्स्ट में उसने खरीदा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 1 बैट आपका x का आता है तो 3 बैट्स आ गए उसके 3x के लिए, और 6 बॉल खरीदी है उसने तो ये बन जाएगी 6y। 3 बैट 6 बॉल उसने टोटल खरीदे हैं 3900 रुपीज़ में। तो ये इक्वल टू में ये टोटल इन दोनों की टोटल कॉस्ट हो गई। तो यहाँ से जब आप इसको करोगे तो 3 से कंप्लीट हमारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो हम 3 से कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, 3 से डिवाइड किया x बच गया, 3 से डिवाइड करोगे 2y और 3 से इसको करोगे तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है नेक्स्ट लाइन में, लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक दूसरा बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। मोर बॉल से यहाँ ये मत समझना कि पहले 6 बॉल खरीद रखी थी अब 9 बॉल्स खरीद लेगा, नहीं, पहले उसने जो खरीद रखा है ठीक है, अब और बॉल खरीदी उसने। तो मोर का मतलब यहाँ पे और है कि 3 और बॉल खरीदी हैं उसने। तो यहाँ पे अनदर बैट तो मतलब 1 बैट खरीदा है तो x का हो जाएगा। अनदर 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, तो 3 बॉल खरीदी हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, और दोनों की टोटल कॉस्ट आई है यहाँ पे 1300। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इनकी टेबल बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। सिर्फ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आप इन दोनों लाइंस को। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका बेसिक करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस टेबल को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 3 कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 या a2 में मिलेगा, y का कोफिशिएंट b1 b2 होगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे ये कांस्टेंट क्या होंगे हमारे c1 और c2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने 3 रेशो लेके चलते हैं। वो रेशो अगर हमें पता चल गए कि यहाँ से ये रेशो क्या है, तो वो रेशो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे हमें। क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि जो हमारी ये इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम वो रेशो करते हैं। फर्स्ट रेशो है हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यहाँ पर आप जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हों तो अलग से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज हम पहले ही अलग से लिख लेंगे, और जिनको ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ गया तो वो डायरेक्टली भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1 बाय a2 हमने निकाला यहाँ से, b1 बाय b2 का रेशो यहाँ पे निकाल लिया। अगर ये दोनों रेशो ही नॉट इक्वल आए हैं यहाँ पर, अगर ये दोनों रेशो नॉट इक्वल आ गए
तो हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। उससे पहले यूनिक सॉल्यूशन से पहले हम लाइंस की बात अगर कर दें, लाइंस की अगर हम बात करें तो देखो ये दो लाइन की इक्वेशन है और सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइंस क्या हो जाएंगी यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशन। और लास्ट में हम बात करेंगे इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में। ये तीनों का एक साथ बता दूंगी कि कंसिस्टेंट कौन सी लीनियर ऑफ इक्वेशंस हमारी होती हैं। तो अगर लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके लिए कंडीशन हमारी यहाँ से ये देखेंगे कि दोनों रेशो, पहले दो रेशो नॉट इक्वल आने चाहिए। फिर हमने लिया कि A1 बाय A2 का रेशो B1 बाय B2 के रेशो के इक्वल है, लेकिन जो तीसरा है उसके इक्वल यहाँ पर नहीं इक्वल है। तो पहले दो रेशो इक्वल है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लाइंस होंगी हमारी पैरेलल। कैसी लाइंस होंगी हमारी यहाँ पे? पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर पैरेलल लाइंस हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया कि पहले दो रेशो इक्वल हो, थर्ड रेशो इक्वल ना हो, तो ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। और पैरेलल लाइंस हैं तो मीन्स वहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड है आपका कि पहला रेशो दूसरे के इक्वल और ये तीसरे के इक्वल, मतलब कि तीनों रेशो आपके इक्वल हों। इक्वल हैं तो लाइंस होंगी हमारी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है ये हमारी लाइन है L1, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है हमारी L2। अब हमारी एक ये लाइन है जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है L1, दूसरी लाइन ली, उसका नाम लिया मैंने L2। और हम क्या जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो जो हमारी L1 लाइन है उसके ऊपर भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, और जो L2 लाइन है उसके ऊपर भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। तो L1 लाइन के जो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स थे, L2 लाइन के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के साथ कोइंसिडेंट कर रहे, मतलब कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, ये क्या हो गए? यहाँ पे इतने पॉइंट्स पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनको दोबारा से देख लीजिए। पहले दो रेशो नॉट इक्वल, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक होगा, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। पहले दो रेशो इक्वल हैं, इन दोनों कंडीशंस में पहले दो रेशो इक्वल हैं। अगर तीसरा नॉट इक्वल हो जाए तो पैरेलल नो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर तीसरा भी इक्वल हो जाए रेशो इसकी, तो हमारी हो जाएंगी लाइंस कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंस के लिए आप एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन निकले, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकले, तो वो कंसिस्टेंट होती है हमारी। यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो भी और इनफाइनाइट निकलेगा तो भी, मतलब सॉल्यूशन निकल गया तो लाइंस हो जाएंगी हमारी कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये हो जाएंगी हमारी इनकंसिस्टेंट। तो मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको उनका सॉल्यूशन बताना है कि उनका सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले हमें क्या निकाल के देखना पड़ेगा? ये रेशो निकाल के देखने पड़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन सॉल्यूशंस हम तभी निकालेंगे जब गिवन लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी हम उन लाइंस का इक्वेशन का आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर उनका नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की
कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उनका सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो जब भी लाइंस दे रखी हो आपको दो लीनियर इक्वेशन, तब आप बिना कहे, एग्जामिनर ये कहे या ना कहे, लेकिन आपको ये कंडीशन वहाँ पर देखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने आज आपको करवाया है वो सारा आपको रिवाइज करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? ये जो आपको टेबल समझाई है, ये टेबल आपको बिना देखे, यहाँ से बिना देखे अपने आप को समझानी है। क्लियर है? थैंक यू।